तो लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो गाइस कमेंट कर जरूर बताना अगर आपको आगे पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एमसी यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर एक्स की फैक्ट्री में चला जाता है। यहाँ पर वर्ष होते हैं, वहां से जाकर एक एक्स खरीद कर लेकर आ जाता है और वह काफी ज्यादा थक चुका होता है प्रैक्टिस करते करते उस एक्स के साथ। और इतना ज्यादा थकने के कारण वो घर पर वापस लौट कर आता है और कहने लगता है कि अब मुझे पैदल चलकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं पूरी रात भर इससे प्रैक्टिस करने में लगा हुआ हूँ। तभी पीछे से कोई आकर उसे बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जैसे वो इसकी आवाज सुनता है तो वो पहचान लेता है और कहने लगता है कि ब्रदर भाई, मैं यहाँ पर अपने एक्स के साथ बाहर प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, जिससे कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आराम करने के लिए जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगा फिर से। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो मना कर देता है और कहने लगता है कि अरे भाई, मैं तुमसे बोला ना कि तुम बाहर नहीं जा सकते। तो वो सुनकर ये काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि लेकिन ऐसा क्यों। तो ब्रदर भी ये समझाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि तुमने किस तरीके से लिंक फैमिली के यंग मास्टर को ह्यूमिलेट किया था, और तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हो। जिसको सुनने के बाद वो उससे कहता है हमारा एमसी कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, इनको तो एक ही मुक्के में निपटा देगा रे बीड़ू, मेरे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तभी ब्रदर भी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने जो कांड किया है ना, वो इतनी आसानी से वो लोग नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ छोटे मोटे पावरफुल लोगों को भेजेंगे? वो और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को भेजेंगे तुम्हें मारने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। अगर जब तक तुम इस मैनर के अंदर रहोगे तब तक तुम सुरक्षित हो, लेकिन बाहर गए तो भाई कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। जब वो कह ही रहा होता है हमारा एमसी की ठीक है मैं उनसे निपट लूंगा, तो ब्रदर भी उसके कंधे पर हाथ रखता है और दबा देता है और क्या लगता है कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम अपने अभी मेरे अटैक को भी नहीं झेल पा रहे हो और तुम कह रहे हो कि उन पावरफुल लोगों से फाइट करोगे। इम्पॉसिबल। और एक ही अटैक में इसको इसकी असलियत दिख जाती है और कहने लगता है हमारा ब्रदर भी उसे समझाते हुए कि जो स्टूवर्ड है वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स में मार सकता है। जब एमसी को पेन होता है तो वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा आपसे। तो ब्रदर समझाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब तक तुम इस मैनर के अंदर हो तुम्हें तब तक कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। कम से कम तुम यहाँ पर लिंक फैमिली के स्टूवर्ड को डिफीट करने या फिर हराने लायक जितने पावरफुल नहीं बन जाते हो। मैं चाहूंगा कि तब तक तुम यहाँ से बाहर ना जाओ। ये बात सुनकर एमसी कहता है लेकिन अगर मैं बाहर कब जा सकता हूँ, फिर ऐसी बात है तो बताता है कि तुम्हें पेशेंट रखने की जरूरत है। थोड़ा तो भाई अपने आप को शांत करो यार, थोड़ा बात इतना कैसे जल्दबाजी पड़ी है तुम्हें अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो, पावरफुल बनते हो, तो कम से कम 7 या 8 ईयर्स तो लग ही जाएंगे तुम्हें ट्रीट करते करते, ट्रेनिंग करते करते। और जब ये बात एमसी सुनता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड में जा ही नहीं सकता, तो आखिरकार मैं इसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। कुछ सर्वेंट्स आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि दाओ वांग, क्या तुम आज हमें अपनी स्टोरी सुनाओगे लंच ब्रेक के टाइम पर? हम काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एमसी उन्हें मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इस वक्त मैं अपनी ट्रेनिंग में काफी बिजी हूँ। और मनी मन में कहने लगता है कि मैं अपना सारा का सारा समय अपने एक्स के साथ बिताने में लगा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं फाइनली अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अपने इस एक्स को बिजलॉस कर अपने हाथों में उसकी एक फॉर्म बनाकर उसका अटैक के लिए यूज कर पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वाली बात यह है कि मेरी जो ट्रू एनर्जी और ब्लड एनर्जी है उसे मैं किस तरीके से एक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूं, जो कि काफी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट का कॉम्पिटिशन होता है जिन लोगों के पास, वो शायद इमीडिएटली उसे कर लेंगे। लेकिन क्लियरली देखा जाए तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचता। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मुझे खुद प्रैक्टिस कर करके पावरफुल बनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं एक बार काम नहीं करता तो 10 बार करूंगा, 10 बार नहीं काम करता तो 100 बार करूंगा, 100 नहीं तो 1000, लेकिन मैं इसे कर कर जरूर छोड़ूंगा। और तभी वो अपनी फर्स्ट स्टाइल वेपन एमोडमेंट कैनन एक्स पाम टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो टूट तो जाता है लकड़ी, लेकिन उसके हाथों को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। जिसको देखकर वो काफी उदास होता है और कहने लगता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने इस टेक्निक को दिन में सिर्फ 3 ही बार ट्राई कर सकता हूँ, और तो और मैं अपने आप को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन करूं तो करूं क्या मैं? अब जबकि मुझे पता है कि मेरी जो एबिलिटीज है वो हील करने की है, तो मैं कभी भी हील हो जाऊंगा बिना किसी दिक्कत के। और जिस चीज की मुझे सबसे कम चिंता करनी चाहिए वो है मेरी हीलिंग एबिलिटीज, मुझे चोट लगने की। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ बिना मेरी वीकनेसेस को यूज किए हुए। अगर 3 टाइम्स यहाँ पर काम नहीं करते तो मैं और भी ज्यादा 100 टाइम्स 1000 टाइम प्रैक्टिस करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तब तक प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं इसको परफेक्ट नहीं कर लेता। तभी हमारा एमसी अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है और दिन और रात प्रैक्टिस कर। अब वो जानता है कि वो बिना किसी परेशानी की हील हो सकता है, तो वो अपनी ट्रेनिंग को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंटेंस बनाता है और आसपास के सारे पोल्स को तोड़ देता है। और वह इतना ज्यादा चोटिल और घायल हो जाता है कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता एक मूवमेंट के लिए। तो लेकिन कई दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद वो फाइनली उसे कम करने में कामयाब रहता है और देखकर कहने लगता है कि ये चीज वाकई में काम कर गई। जो शाहो की बोन्स है वो मुझे फिजिकली इंजरीज को हील नहीं कर सकती, बल्कि मेरी ब्लड एंड एनर्जी को भी रिस्टोर कर सकती है। जब तक मेरे पास ये चीज मौजूद
मैं जितना चाहे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ यहाँ पर। और 5 दिन इस तरीके से गुजर जाते हैं। तभी विरदर भाई आकर वहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस करता है और कहने लगता है कि जो कास्ट आयरन स्टैक्स है वो आजकल कुछ ज्यादा जल्दी नहीं खराब हो रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब कुछ बेकार हो चुका है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है ये। तभी हमारा एमसी उसके पास आकर पूछने लगता है कि ब्रदर भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एमसी बताते हो क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट स्टाइल सिखाई थी उसे मास्टर कर लिया है, क्या आप मुझे सेकंड स्टाइल सिखा सकते हो। इसको देखकर वो उसके बात पर भरोसा नहीं करता और पूछने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जो मार्शल आर्टिस्ट है उसे सीखने के लिए तुम्हें स्लोली स्लोली और केयरफुली काम करना होगा। तुम उससे ज्यादा मत चबाओ, जितने ज्यादा तुम चबा नहीं सकते उससे ज्यादा। तभी सर्वेंट से बोलने लगते हैं कि तुमने इसने बिल्कुल सही कहा, तुमने तो अभी अभी स्टार्ट किया है, सही कहा ना दायंग, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करने में लगे हुए हो, तुम्हारी बॉडी को चोट भी लग सकती है। ये सुनकर एमसी कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगाते। अगर तुम शर्त हार जाते हो तो आज रात का खाना सारा का सारा मेरे को मिल जाएगा। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे सारा का सारा काम अकेले करूंगा एक दिन के लिए। ये बात सुनकर सभी को विश्वास नहीं होता और वो कहने लगता है जी झूठ बोल रहा है ना, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये इतना टैलेंटेड तो नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसने फर्स्ट स्टाइल को मास्टर कर लिया होगा, वो भी इतने कम समय में। और कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर रहा होता, लेकिन इसके ख्याल तो और ही कुछ होते हैं। ये स्माइल मारता है और कहने लगता है कि जितने ज्यादा मैं शाहन बोन्स का यूज करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं भूखा हो रहा हूँ। अगर मैं ये शर्त जीत जाता हूँ तो मुझे खाने को बहुत सारा मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता है अभी अभी तुमने इस स्टैक को इंस्टॉल किया है, सही कहा ना। अब मुझसे बाद में ये मत कहना कि मैंने यहाँ पर कुछ कांड कर दिया या फिर चीटिंग कर ली है, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मेरी जो टेक्निक है वो कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वेपन एम्बॉडमेंट कैनन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी पहली स्टाइल को जैसे यूज करता है तो ब्रदर भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि हॉली शिट, मैं क्या कोई इल्यूजन देखने में लगा हुआ हूँ। इसने इतनी जल्दी इस एक्स को मैनिफेस्ट कैसे कर लिया यार। हमारा एमसी एक ही झटके में उसको वहीं पर काट कर 2 टुकड़े कर देता है। और तभी थोड़ा समय गुजरता है और सभी के सभी लोग तारीफ करते हुए जाते हैं हमारे एमसी की और कह रहे होते हैं कि तुमने सुना जो नया बंदा दाहुंग आया है, उसने फर्स्ट स्टाइल वेपन एम्बॉडमेंट कैनन को सीख लिया है, वो भी सिर्फ 2 वीक से कम समय में। ये बात सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और जब उसकी तारीफ इतनी ज्यादा हो रही होती है तो हमारा एमसी अपने ही दूसरे ख्यालों में खोया हुआ होता है और उनकी बातें सुनकर कहता है कि ये रूमर्स हैं वो काफी तेजी से फैलने में लगे हुए हैं। सीरियसली यहाँ पर कोई भी उस टेक्निक को मास्टर कर सकता है कि अगर वो एक ही दिन में कई हजारों बार प्रैक्टिस करे तो। पहले मुझे ब्रदर भाई ने एक्स की प्रैक्टिस करने कहा था, अब मुझे स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। अगर इससे कोई नेक्स्ट टेक्निक्स और भी बिगर वेपन के लिए आई तो आखिरकार मैं उसके साथ सोऊंगा कैसे, मतलब उसको सीखूंगा कैसे उसकी स्ट्रक्चर को। शाह बोन्स की मदद से मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के और अपनी इंजरीज को हील भी कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई जेम से कम नहीं है। जिससे पहले कि मैं सेकंड स्टाइल वेपन एम्बॉडमेंट कैनन की सीखूं उसे सीखने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 वीक्स का समय लगा था और जिसका नाम था स्वॉर्ड किक। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में उसे सीखने में लगा हुआ था तो मेरे पैरों को ऐसा लग रहा जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। मैं मार्शल आर्ट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ और कुछ सोच ही नहीं पा रहा। मैं तो मेरे दिमाग में तो ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि कहीं अगर मैंने अपनी बोन्स भी तोड़ दी, हड्डियां भी तोड़ दी तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं वाकई में वो हूँ जिसे लोग कहते हैं मार्शल आर्ट्स एडिक्शन। क्या मुझे अपने आप को डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। खैर वो सब छोड़ो, मुझे ये सब सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं बिल्कुल परेशानी में फंस चुका हूं। जब मैं इस स्वॉर्ड किक को एक बार सीख लूंगा अच्छी तरीके तब की तब बात है। लेकिन अभी मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ उतनी ज्यादा जो शाओ की बोन्स है वो टूटती हुई जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूँ, क्योंकि जो इसके टूटने के बाद से जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी काफी कमजोर हो गई है। क्योंकि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही इसका इस्तेमाल करने में लगा हूँ जिससे मेरी एनर्जी और ब्लड की जो हीलिंग एबिलिटी है वो कमजोर होने के कारण मैं अपनी ट्रेनिंग को भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट है उसे रिक्वायर करता है बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी एंड ब्लड के लिए अगर टेक्निक यूज करनी है तो मुझे लगता है कि जो शाओ की बोन्स है वो और ज्यादा नहीं झेल सकती। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर यूज कर रहा हूँ इसका और ये ओवरलोडेड होने के कारण ब्लास्ट होने वाली है। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। और इस तरीके से वो आराम करने के लिए जाता है लेकिन उसकी खाने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं खाने में लगे हुए हो। और हमारा एमसी एक बकेट पूरा खाकर फिर से जाकर मांगने लगता है और बताता है कि मेरे जो भूख है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो शाओ बोन्स के कारण, जब से मैंने उसे यूज किया है। यहाँ तक कि मैं इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। खैर भूल जाओ, पहले अपना खाना खाओ और चिल मारो। और जैसे ही सर्वेंट्स उसके पास आते हैं नाइट के टाइम में ताकि उससे स्टोरी सुन सके, लेकिन वो आकर देखते हैं कि एमसी तो पहले ही सो चुका है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो सभी लोग लौट जाते हैं। ऐसा करते करते हमारे एमसी को 3 दिन गुजर जाते और वो फाइनली उठता है और कहने लगता है कि मैंने काफी आराम कर लिया है, लेकिन मैंने इन 3 दिनों के दौरान बिल्कुल भी मार्शल आर्टिस्ट को हाथ भी नहीं लगाया, कोई टेक्निक को ना ही प्रैक्टिस की है। तो शाओ बोन्स की जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल क्यों नहीं हुई है, रिस्टोर क्यों नहीं हुई। और इसमें से साफ साफ मुझे जो क्रैक्स हैं वो पहले से भी ज्यादा डीप दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसे रिस्टोर करने के लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी चीज की कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार इस वर्ल्ड में जो स्पिरिट मास्टर है वो अवेलेबल है भी या नहीं है। आखिरकार मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी इस वर्ल्ड में कहाँ मिलेगी। तभी अचानक से उसकी जो बोन है वो रिएक्ट करना चालू हो जाती है तो वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है
कि अचानक से मेरे अंदर की जो डिजायर है, इच्छा है, वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है किसी चीज को ढूंढने हुए। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मैं इस मेड को यहीं पर खा जाऊं। अबे कहना क्या चाहता है कि खा जाऊं? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी वो मेड उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि दाऊ वांग, क्या तुम यहाँ पर सभी लोग को स्टोरीज नहीं सुनाने वाले क्या? लेकिन वो अपने आप को किसी तरीके से काबू करने की कोशिश करता है कि कहीं इस मेड पर अटैक ना कर दे, और कहने लगता है कि मैं इसे वाकई में खाना चाहता हूँ, मैं इसे जिंदा निगलना चाहता हूँ, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। जब वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसको पसीने पसीने छूट जाते हैं। इसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और पूछने लगती है कि आखिरकार इतना ज्यादा पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? हमारी जो यंग मिस्ट्रेस है उन्होंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन ये बताने वाली होती है, उतनी देर में हमारा एमसी वहां से पहले उन्हें भाग लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझसे प्लीज दूर रहिए कुछ समय के लिए। अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहता यहाँ पर इस मैनर में इस मेड के साथ, तो अपने आप को वो कंट्रोल करता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये बात सुनकर उसे थोड़ा शौक होता है इस मेड को और कहने लगती है कि तुम नहीं जाओ, हमारी जो यंग मिस्ट्रेस है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। और कुछ समय ऐसे ही वो इग्नोर करने लगता है हमारा एमसी इस मेड को। लेकिन अब तभी मेड को काम करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी उसे घूर रहा होता है और घूरते घूरते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इस वक्त नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस वक्त पता नहीं क्यों क्यों लुई को, यानी कि इस मेड लुई को खाना चाहता था उस दिन। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारी की सारी जो चीज है, जो डिजायर है मेरी अंदर से आ रही है, तो शाहू बोन्स के कारण आ रही है? आखिरकार जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है इसे खाने की, इसको ऐसा देखकर लगता है कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई फील करूंगा। अगर मैं वाकई में शाहू बोन्स को रिस्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे सिस्टर लियू को खाना पड़ेगा क्या? क्या मुझे इसकी बोन्स को पूरी तरीके से मतलब चूस चूस के निकलना पड़ेगा क्या? क्या मुझे अपने इसे माउस से खाना है, या फिर मुझे पता है, समझ गए होंगे हरामी लोग साले। तभी वो अपनी सोच पर थोड़ा कंट्रोल करता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये मैं क्या सोचने में लगा हुआ हूं। तभी पीछे से ब्रदर भी आकर उससे कहने लगता है कि जो लियू है वो ग्रेट गर्ल है ना, मैंने सही कहा, वो काफी लवली है, एडोरेबल है, और वो एक बहुत ही बढ़िया वाइफ बनेगी फ्यूचर में जाकर। ये बात सुनकर एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ब्रदर भी तुम यहाँ पर कब आ गए? तभी ब्रदर भी उसके कंधे पर हाथ रखता है, उससे कहने लगता है कि जो ग्रेट गर्ल्स हैं वो हमेशा आई कैचिंग होती है। मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन जैसे ही ब्रदर भी उसके कंधे पर हाथ रखता है, तभी हमारे एमसी की खाने की जो इच्छा है वो वापस से बढ़ पड़ती है, और उसको जो फीलिंग आ रही होती है वापस से, वो इस ब्रदर बेई को लेकर आ रही होती है, और वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या। दूसरी तरफ ब्रदर भी उसे समझा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम उसे तब तक हाथ नहीं लगाओगे जब तक तुम एक्चुअली मुझे नहीं हरा देते, इस बात का ख्याल रखना। और वो बनी मन में कह रहा होता है हमारा एमसी, अब मुझे ब्रदर बेबी खाने की छोड़ी, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, मैं कैसे कंट्रोल करूँ? मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा हूँ। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है ब्रदर बेबी कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। तभी हमारा एमसी उसकी चेस्ट पर हाथ रखता है और सोच रहा होता है कि मेरी जो भूख है वो और भी तब बढ़ती जा रही है, और मुझे वो बुलाने में लगी है ऐसा लग रहा है, और वो मुझसे कह रही है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊं, यहाँ तक कि इसकी हड्डियां भी ना छोड़। और इसका चेहरा देखकर वाकई में कभी हंसी छूट जाती है। अबे करना क्या चाहता है ये बंदा? बिल्कुल सही कहा, मैं इसे खा जाऊंगा पूरी तरीके से। इसके इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद ब्रदर बेबी को गुस्सा आती है, उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कहने लगता है कि है तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, ये फालतू की हरकतें देना बंद कर दे, और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे चेस्ट को हाथ लगाने की? जब एमसी को रियलिटी का अंदाजा होता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है, मुझसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं कहूँ कि बस वो अपने आप मेरा हाथ इधर उधर सरक गया गलती से, तब तुम मेरी बात को मानोगे क्या? और बुरी तरीके से ब्रदर भी हमारे एमसी को धो देता है। तभी वो उसे एक क्रिएट टोकन देता है और कहने लगता है, हमारा एमसी से बताता है कि मुझे माफ कर देना, वो बस एक गलत फहमी थी। तो ब्रदर भी उसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात है तो तुम सभी को बता सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो तुम्हें ये डॉग टैग चाहिए था, मुझे लगा तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो। अगर तुम्हें चाहिए तो सीधे मांग लेते ना। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि आखिर ये वाकई में कोई डॉग टैग है क्या? तो मैं वाकई में ब्रदर बी को नहीं खाना चाहता था, बल्कि मैं इस चीज को खाना चाहता था। तो ब्रदर बी समझाते उससे कहने लगता है कि तुमने सही कहा, ये जो डॉग टैग है वो यंग मिस्ट्रेस के बिलव्ड पेट जाने की ओरिजिनल दाहुआंग का हुआ करता था। आखिरकार ये सुनकर वो थोड़ा शॉक तो होता है और पूछने लगता है कि ये दाहुआंग कौन है। तभी बताता कि ये काफी ऑकवर्ड वाली बात है, लेकिन हमारी जो यंग मिस्ट्रेस है जो कि चाहती थी कि लिवी आकर तुम्हें ये डॉग टैग प्रोवाइड करवा दे, लेकिन तुम पता नहीं अचानक से उसे अवॉइड करना तुमने चालू कर दिया बिना किसी रीजन के, तो उसने वो चीज मुझे प्रोवाइड कर दी ताकि मैं तुम्हें ये दे सकूं। ये सुनने के बाद वो शॉक होता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो ये लुई उस वक्त इस चीज को अपने साथ रख कर आ रही थी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरी इच्छा क्यों बढ़ गई थी इसे खाने की। यहाँ पर ब्रदर भी उससे कह रहे होते कि जो यंग मिस्ट्रेस है वो वाकई में मौजूदा मिस्चीवियस है, ये बिल्कुल सही नहीं किया, वो तुम्हें किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करने में लगी हुई है, यहाँ तक कि तुम्हें दाऊयांग भी कहती है। आखिरकार वो तुम्हें डॉग टैग पहनने के लिए कैसे कह सकती है? मुझे भरोसा नहीं होता। प्लीज यंग मिस्ट्रेस को इस बात के लिए ब्लेम मत करना। लेकिन हमारा एमसी तो कुत्ते वाले टैग को देखकर इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे नाचना चालू कर देता है, और हमारा ब्रदर भाई इसे देख के पूरी तरह से कंफ्यूज, भाई उसके फ्यूज उड़ जाते हैं। ये बंदा वाकई में कुत्ता बनना चाहता है भाई साहब, इसका तो वाकई में नेम भी दाहुआंग पड़ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी काफी एक्साइटमेंट से भरा होता है और कह रहा होता है उसको देखकर, वाओ, अब मुझे
किस तरीके से इसे खाना चाहिए, मुझे थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, कहीं और जाता हूँ शांति भरे इलाके में और पता लगाता हूँ कि इसके यूज कैसे किया जाता है। और जैसे ही वो उसका यूज करता है तो कतई शॉक होते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि मैं इसे अपने हाथ से टच करना है और ऐसा महसूस करना है जैसे कि मैं कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट महसूस होने में लगा हुआ है। मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरफ से। तभी अचानक से वो कुछ महसूस करता है और वो ये देखता है कि इस डॉग टैग की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। और कहता है कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कि ये पूरी तरीके से एम्पटी हो गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरा जो शाहो बोन्स है वो भी थोड़ी तरीके से हील तो हो चुका है, पूरी तरीके से तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट हो चुका है। आखिरकार ये चीज है क्या, ये शाहो बोन्स को कैसे फिक्स कर सकती है? अगर मेरे पास और भी ऐसी चीज होती तो मैं पूरी तरीके से फिक्स कर लेता इसको। लेकिन ये वाकई में कितनी ज्यादा दुखी वाली बात है कि जो सिस्टर लियू और जो ब्रदर वेई है उन्हें नहीं पता कि ये चीज कहाँ से आई है। तो मुझे लगता है मुझे यंग मिस्टर पे जाकर पूछना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी वापस से उस लियू से मिलता है तो वो कहने लगते हैं कि तुम अब मुझे अवॉइड नहीं करने वाले क्या? आखिरकार तुम इस क्वार्टर्स में क्या कर रहे हो और तुम इस जगह पर तब तक नहीं आ सकते हो जब तक हमारे यंग मिस्ट्रेस है वो तुम्हें आने की परमिशन दे दे या फिर तुम्हें समन न कर ले सर्वेंट्स और रिटेनर्स को। तुम यहाँ पर एक कदम भी नहीं रख सकते। अब हमारे मास्टर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर और भी रीजन है कि तुम यहाँ पर और नहीं आ सकते हो बिना किसी परमिशन के। तो एमसी कहने लगता है कि मैं बस यंग मिस्ट्रेस शांगली से मिलना चाहता था, क्या ये नो है? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरा मैसेज उस तक पहुंचा सकती हो? ये बात सुनकर ली उससे कहती है कि सीरियसली तुम्हें वाकई में रूल्स के बारे में तुरंत सीख लेना चाहिए और जल्दी से इमीडिएटली निकल जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे मन में कोई भी अल्टीरियर मोटिव्स भी नहीं होने चाहिए। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो डॉग टैग है वो कहाँ से आया था, मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। जब इसे कोई भाव नहीं मिलता तो वो मन ही मन में कहता है कि मैं रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, यंग मिस्ट्रेस शांगली के रूम में भी नहीं घुस सकता चुपके से। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं यहीं पर रुककर इंतजार कर समय गुजरता है और हमारा एमसी डेली यहाँ पर आता है अपना इंतजार करते हुए, जिससे कि बाकी लोगों को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो। इंतजार करते 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 10 दिन गुजर जाते हैं लेकिन यंग मिस्ट्रेस को वो फिर भी नहीं देख पाता। तो कहने लगता है कि यंग मिस्ट्रेस अपने रूम से बिल्कुल भी नहीं निकलती है क्या, ये कोई होम बडी बन चुकी है? तभी पीछे से मिस्टर बी यानी कि ब्रदर बी आ जाते हैं, उसे चिल्लाते हैं दा यंग आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने ये सुना है कि आजकल तुम यहाँ पर यंग मिस्ट्रेस के जो बाहर का जो क्वार्टर है इनर क्वार्टर में जाने की कोशिश करने में लगे हुए हो और बार बार तुम्हारा मुकाबला लियू से होने में लगा हुआ है सामना। मतलब मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक मैनर के अंदर नहीं जा सकता बिना किसी परमिशन के। अगर तुम लियू के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कम ऑन ब्रदर वे, मुझे सब कुछ समझ में आता। सच सच बताऊं तो तुम लियू में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, यानी कि इंटरेस्टेड हो। सही कहा ना मैंने? अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी बंदे को अप्रोच करते हो देखते हो तो तुम उस बिल्कुल भी झेल नहीं पाते हो, जलन महसूस होती है। ये बात सुनकर वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि बकवास करना बंद करो। मैं लियू को अपनी सिस्टर इन लॉ की तरह देखता हूँ। शायद तुम्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा लेकिन लियू के एक फियांसे हुआ करता था, 5 साल पहले की बात है। लेकिन वो एक बैटल के दौरान मारा गया जिससे पहले कि उनकी शादी हो सके। और उसकी जो डिकेस्ट फियांसे जो मर चुका है वो मेरा स्वॉन बिग ब्रदर हुआ करता था। वो एक काफी ज्यादा हैंडसम यंग मैन था जो कि लियू से परफेक्टली मैच खाता था, उनकी जोड़ी बढ़िया थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो मर गया तो मर गया। ये बात सुनने के बाद एमसी को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो पूछने लगता है एक मिनट, मुझे नहीं पता था कि लियू के पास कुछ ऐसा पास था। जरा 1 मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है। तुमने कहा था कि 1 मिनट जरा 1 मिनट रुको, तुम 40 साल के बंदे हो ना, तो आखिरकार जो तुम्हारा स्वॉन ब्रदर है वो इतना ज्यादा यंग कैसे हो सकता है और हैंडसम और यंग मैन? ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि तुम क्या बकवास करने में लगे हो, मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर्स की है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये बात सुनकर एमसी भी शॉक, अरे तेरी, मुझे लगा था कि तुम भाई 30 40 50 साल के बंदे हो गए। अरे भाई साहब, ब्रदर भाई तुम तो इतने जवान निकले, मैंने सोचा भी ना था। तुम मुझसे 5 साल बड़े हो सिर्फ और सिर्फ। वाओ, दैट वाज सरप्राइजिंग भाई। और फाइनली वो वहां से मार पैटा खाने के बाद, गुस्सा गुस्सा खाने के बाद वहां से जाता है और क्या लगता है कि मुझे नियरली ऑलमोस्ट ब्रदर वे की तरह पीट दे गया था बुरी तरीके से। तो बढ़िया है कि मैं वहां से पहले ही निकल गया। अब अगर मैं लुई के सामने आया तो वो मुझे एंट्रेंस से बाहर ही भगा देगी, इनर कोर्टयार्ड में नहीं जाने देगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन वो किसी तरीके से उस यंग मिस्ट्रेस से मिलना चाहता था और इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। और अब वो क्या करे, शाहू बोन्स को वो कैसे हील करे, कैसे प्रैक्टिस करेगा, कैसे एनर्जी आएगी? मुझे 2-3 और मिल जाता डॉग टैक्स तो मजा ही आ जाता। और जब वो अपनी सोच में जा ही रहा होता है तभी पीछे से एक सर पर आकर उसके बन गिरता है। इसको देखकर शौक होते चिल्लाता है, किसकी इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो चुपके चुपके मेरे सर के ऊपर बन गिराने में लगा हो? तभी पीछे से आवाज आती है, हे दाओ वांग, तुम मेरे ब्रीस्ट को नहीं खा सकते हो। अब गाइस समझ गए होगा ये किसके बन होंगे।
और तभी हमें पता चलता है कि ये जो यंग मिस्ट्रेस है वो उल्टी लटकी हुई होती है, लेकिन उसके जो बन है ना चेस्ट पर लगे हुए थे नकली, वो चुप ऊपर गिर जाते हैं हमारे एमसी के, जो कि उससे कह रही होती है कि तुम्हें कुछ भी चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं उन इनर क्वार्टर में बैठे बैठे काफी तो बोर हो गई थी होमवर्क करते करते, और इसलिए मेरा मन हुआ था बाहर घूमने का, तो तुम इसके बारे में किसी को भी मत बता। लेकिन इतना इंतजार करने के बाद हमारा एमसी फाइनली यंग मिस्ट्रेस से मिलने में कामयाब रहा, जिसके कारण इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको देखकर यंग मिस्ट्रेस पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो वो कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बहुत ज्यादा टच्ड महसूस होने में लगा हुआ है। तभी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और वो उससे पूछ लगता है उस डॉग टैग के बारे में। तभी वो वापस से अपने बंस को फंसा लेते हैं अपनी चेस्ट में, और हमारा एमसी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उस डॉग टैग में जरूर इंटरेस्ट है। तो वो बताने लगते हैं कि ये काफी लंबी कहानी, और अपने डॉग के बारे में बताती है कि मैं जब बच्ची हुआ करती तब मेरे फादर ने एक पप्पी दिया था मुझे, मैं उसे दावांग कहकर बुलाया करती थी। दावांग बहुत ज्यादा लवली, स्मार्ट और बहुत ज्यादा नोटी डॉग हुआ करता था, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ जब वो दावांग वहां से मर गया 3 साल पहले। तभी हमारा एमसी उसे रोकता है और उससे कहने लगता है रोक कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ है कि दांग तुमसे काफी क्लोज था, लेकिन वो फिर भी मर चुका है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि इस डॉग टैग का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया, जिसको देखकर वो उससे शाय करती है और कहने लगती है यार दावांग बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हुआ करता था, वो बिल्कुल भी रूल्स को नहीं मानता था और उसे बोरिंग स्टोरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये बात तो माननी पड़ी। लेकिन अगर बात करें डॉग टैग के बारे में, अगर मैं मुझे एक गलत नहीं लग रहा है तो मेरे फादर इसको लेकर आए थे, वो भी यॉन्ग सिटी से, और वो एक फ्रेगमेंट था एक मिस्टिक जेड वॉल का, जिसे रिटेनर सेरेमनी में उधर यूज किया जाता है, और हमने उस थोड़े से टुकड़े को इस्तेमाल किया था डाओयंग के लिए डॉग टैग बनाने के लिए। जब एमसी उससे पूछता है कि मिस्टिक जेड वॉल क्या है, तो आखिरकार ये कितनी बड़ी है, तो वो उसे बताते और कहने लगती है कि वो एक रेगुलर वॉल के समान है। और जैसे ही हमारा एमसी ये बात सुनता है तो भाई उसकी लाट टपक पड़ती है लालच के कारण। भाई साहब एक पीस में इतना पेट भर गया, इतना लालच आ गया, तो भाई पूरे के पूरे में कितना मजा आएगा रे। अगर टिनी आई मीन छोटा सा फ्रेगमेंट मुझे मेरी साओ बोन्स को इतना ज्यादा अमाउंट की एनर्जी दे सकता है, हील कर सकता है, तो पूरे के पूरे जो वॉल है वो क्या कर देगी भाई साहब, मेरी तो बोन सारी की सारी आ जाएंगी। खैर वो सब छोड़ो, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि योंग सिटी के रिटर्न सेरेमनी में। तभी वो बताती है कि ये एक ऐसी सेरेमनी है यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी योंग सिटी की फैमिलियां अपने यंग रिटर्नर्स की पावर को शो ऑफ करने के लिए आते हैं, और जिनके पास जो कि एलिजिबल होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस सेरेमनी में। ये सुनकर वो एक्साइटमेंट से भरता है और पूछने लगता है कि एज में नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 ईयर्स ओल्ड तक के पार्टिसिपेट कर सकते हैं का। मैं इस साल 20 ईयर्स का हूँ, आखिरकार वो सेरेमनी कब होने वाली है, क्या तुम मुझे वहां पर ले जा सकते हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस बात पे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये योंग सिटी है वो नोबल्स फैमिली से भरी पड़ी है, जो कि अपने शोकेस करते हैं अपनी फैमिली की पावर को। दो फैमिली के बीच कंपटीशन होता है उसमें, और वो सिर्फ कंपटीशन नहीं रहता, उस कंपटीशन में कई कैजुअलिटीज भी होती है, यानी कुछ लोग मारे भी जाते हैं। ये सुनकर एमसीयू से संतुष्टि देता है और उससे कहने लगता है क्या तुम इस बारे में भूल चुके कि मेरे पास ताइज साकू है, मैं वहां पर नहीं मर सकता, मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 स्टार सीख चुका हूँ वेपन एम्बॉडमेंट कैनन। तभी वो कहती है और समझाती है कि शायद तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा कि कितनी ज्यादा डरावनी चीज हो सकती है वहां पर जाकर। वहां पर जितनी भी नोबल्स फैमिली है वो रिटर्नर्स को हायर करती हैं, और ये चीज काफी ज्यादा पसंद है, ताकि वो अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर सके और रिटर्नर्स के थ्रू अपनी पावर दिखा सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो न्यू रिटर्नर्स को और बेटर टैलेंट्स को हर साल हायर करते हैं, ताकि वो उनकी फैमिली की पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सके। और उस योंग सिटी में कई सारे बड़े बड़े ऐसी फैमिलीज हैं जो कि मर्क्यूरियस योंग सिटी के टॉप पर आती हैं, और जो लिंक फैमिली और हमारी जो फैमिली है वो सेकंड लेवल पर आती है। भले ही मेरे फादर की जो हाई पोजीशन है कोर्ट के अंदर, लेकिन बिना किसी नोबिलिटी के और मिलिट्री पावर नहीं आती, मिलिट्री मेरिट नहीं मिलती है। हमारी फैमिली इतनी ज्यादा स्टेब्लिश नहीं है। जब बात आती है सेरेमनी की तो काफी ज्यादा इंफीरियर है हम लोग। और बात करें मेरे फादर में तो वो एक रिसेप्टर है, रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइज करने के लिए उन लोकल गवर्नमेंट्स लोगों को जो कि लॉ ब्रोक करते हैं या फिर धांधली करते हैं या फिर रिश्वत वगैरह जितना भी कह सकते हो, करप्टेड सरकारी लोग। जब भी वो सेरेमनी रखी जाती है तो वहां पर कई सारे यंग एक्सपर्ट आते हैं जो कि हमारी फैमिली को चैलेंज करना चाहते हैं। वे लोग इस चैलेंज को सिर्फ चैलेंज बोलते हैं, सिर्फ चैलेंज के लिए, फ्रेंडली मैच के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो बस हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, ताकि वो अपनी फैमिली को सेल्फ सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करवा सके और मेरे फादर को नीचा दिखा सके। इसलिए हर हमारी फैमिली में इस रिटेनर्स के कुछ रूल्स हैं। जो लोग हमारे ऑब्वियसली एडवांटेज उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं हमारी फैमिली रिटेनर्स का, उन्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी जाती। जो लोग हमारी फैमिली में रिटेनर्स कमजोर हैं, हम इसलिए उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देते। ये तो उनका एमसी कहता है, लेकिन मैं किस बात की चिंता होने में लगी हुई है, मुझे चोट खाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैंने एक्स पाम ऑलरेडी सीख रखा है और स्वॉर्ड की भी सिखा दी मुझे अब तो।
तभी यंग मिस्ट्रेस समझाती है और उससे कहने लगती है जो ताइसी साकी है वो कोई ओमनीपोटेंट नहीं है। आखिर का क्या होगा अगर तुम किसी वेपन एक्सपर्ट के सामने तुम्हारे सेरेमनी में मुकाबला हो गया, वो तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ तोड़ कर फेंक देगा, यहाँ तक कि तुम्हारा गला भी काट कर फेंक सकता है। फिर तुम्हारे इस अगर तुम मरे जाओगे तुम्हारी पावर का क्या, तुम क्योंकि हील कर सकते हो लेकिन जिंदा तो नहीं हो सकते मरने के बाद। खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं उस अपकमिंग सेरेमनी में नहीं ले जाने वाली। प्लीज तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो तुम आगे चलकर पार्टिसिपेट कर सकते हो ना। तो एमसी उससे पूछने लगता है लेकिन मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तब वो उससे बताती है और कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में तुम्हारी उम्र थोड़ी कम लिखवा दी है। और यंग मिस्ट्रेस वहां से जाती है तो शाया करती है, उसको पीछे मुड़कर देखकर कहने लगती है कि मैंने ऑलमोस्ट इसकी इच्छा से मान गई थी, सीरियसली रिटर्न सेरेमनी है वो काफी डेंजरस है, ये दावोंग वहां पर पार्टिसिपेट करना चाहता है, मैं तो बस ये चीज उसके फायदे के लिए कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं जाने दे सकते। लेकिन हमारा एमसी मानता नहीं है और कहता है यंग मिस्ट्रेस शांगली क्या मैं आपके साथ एक डील कर सकता हूँ, मैं उस सेरेमनी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेक करना चाहता हूँ, चाहे वो एक बार देगी क्यों ना लूं, अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्टकमिंग होती है मुझ में तो आप मुझे बता सकती हो। ये बात सुनकर वो उससे पूछती है कि तुम किस तरह के डील के बारे में बात करना चाहते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने लिए लेकर आई हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास कुछ भी ऑफर करने के लिए हैगा, इनफैक्ट देखा जाए तो तुम पर मेरा बहुत ज्यादा कर्ज लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी उससे कहता है और बताता है कि यंग मिस्ट्रेस तुम काफी समय से अपनी चेस्ट को बड़ा करना चाहती हो ना, हाँ आई मीन अपने फिगर को और बेटर बनाना चाहती हो ना, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, फिर आप अगर ऐसा करती हो तो आपको अपने कपड़ों के नीचे बन छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपकी इस परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ। तभी एक पेड़ से ब्रांच को तोड़ता है और एक ड्राइंग करने लगता है, जिसको देखकर वो पूछती है कि ये क्या चीज, तभी वो बताता है कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके एक चीज बता देता हूँ तुम उसका यूज कर सकती हो, और बताता है मनी मन में कि हमारे रियल वर्ल्ड में हम लोग इसे किलर वेपन को यूज करते, आई मीन फीमेल लड़कियां तो यूज करती थी जो कि फ्लैट चेस्टेड हुआ करती थी, जो कि बड़े बूब्स हासिल करना चाहती हैं, वो पॉपुलर थी सेंचुरीज में हमारे, जिसे हम लोग मैजिक ब्रा के नाम से जानते हैं। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शौक तो होती है और पूछती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, लेकिन हमारे एमसी ये ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा खराब होती है और वो देखकर कहने लगता है कि वाह मानना पड़ेगा मैं तो ड्राइंग करना भूल ही गया था, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं इस चीज को बना लूंगा तो डेफिनेटली आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर तुम अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम मुझे क्या उस रिटर्न सेरेमनी में लेकर जाओगे इसके बदले में। तो इसको सुनकर वो पूछने लगते कि दावोंग आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हो, वहां क्यों जाना चाहते, लेकिन तुम दावोंग और पूछा पुराना वाला दावोंग तुम दोनों कभी भी सुनते ही नहीं हो किसी की बात। ये बात सुनकर वो काफी एक्साइटमेंट से भरता है और कहने लगता है कि आपने यस कह दिया यंग मिस्ट्रेस, तो वो कहने लगती है खैर भूल जाओ ये सेरेमनी है वैसे भी 2 हफ्ते में, अगर तुम थर्ड स्टाइल वेपन एमोल्डमेंट कैनन की सीख लेते हो तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दूंगी। ये बात सुनकर वो एक्साइटमेंट से भरता है और कहने लगता है कि प्लीज अगर आपने कह दिया है तो अब अपनी बात से पलटना मत। तभी वो बताती है अगर तुमने ये मुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता तो हम लोग ब्लड पैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो दोनों अपना खून एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर वो काफी डर जाता है और कहने लगता है कि फिर से तुम मेरे से ब्लड लगवाना चाहती हो, तो आखिरकार ये तो बस एक वादा है ना, तो तुम्हें तो सीरियस होने की जरूरत है। तो पूछती है कि आखिरकार तुम ही बताओ कि हम प्रॉमिस कैसे करें। तो एम थोड़ा सोचता है, तभी उसके दिमाग की बत्ती और उसे बचपन की याद आती है अपने रियल वर्ल्ड की किस तरीके से प्रॉमिस किया जाता है। तो वो उससे कहने लगता है कि हम लोग पिंकी प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं। ये पूछकर वो कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि पिंकी प्रॉमिस क्या होता है। तो एमसी समझाते हुए कहने लगता है कि ये हमारे गाँव का एक मेरे विलेज का एक कस्टम है, यहाँ पर हम लोग अपनी पिंकी फिंगर्स का यूज करते हैं प्रॉमिस करने के लिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करना, इसे बुलाना है फिर अब मेरे थंब से आकर इसे मिला देना। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें बस वो रिपीट करना है, पिंकी प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। गाइस अब ये वाला डायलॉग ना तुम भी खुद बोल लेना, खैर वो सब तो इनकी तरफ से था, वो लोग प्रॉमिस कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा जो वादा है वो सेंचुरी तक चलेगा। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि इस वादे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हम लोग कैसी मैरी होने का या फिर शादी करने का प्रॉमिस करने में लगे हुए हो, काफी ज्यादा वियर्ड कस्टम है तुम्हारे यहाँ का। खैर इस बात से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग इस प्रॉमिस को बना लेते हैं और हमारा जो प्रॉमिस है वो कई सेंचुरी तक चलेगा। और इसी सरप्राइज के साथ इस पार्ट को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट करके बताओ कि आगे मैं करूँ इसे एक्सप्लेन या नहीं करूँ, क्योंकि अब ना अगर मुझे रिएक्शन नहीं मिलता है तो मैं इसको यहीं पर एंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड साइनिंग आउट।